कहानी के पार्ट 2 में चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातों के संबंध में भवदेव पांडे कहते हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। हिंदी कहानी की विकास यात्रा के 5 चरण। पहला चरण प्रेमचंद्र पूर्व युग जो 1900 से 1915 ईस्वी तक चला। दूसरा चरण प्रेमचंद्र प्रसाद युग जो 1915 से 1936 ईस्वी तक चला। तीसरा चरण उत्तर प्रेमचंद्र युग 1936 से 1955 ईस्वी तक चला। चौथा चरण नई कहानी जो 1956 से 1960 ईस्वी तक चला। और तीसरा चरण उत्तर प्रेमचंद्र युग 1936 से 1955 ईस्वी तक चला। और चौथा चरण नई कहानी 1956 से 1960 ईस्वी तक चला। पांचवा चरण नई कहानी के प्रवृत्ति आंदोलन 1960 ईस्वी से अब तक। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करी थी। यह कथन नामवर सिंह का है। मोपासा, अनातोले चेखव, टॉलस्टॉय की कहानियों को पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लंघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया है। यह कथन प्रेमचंद का है। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण बृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। यह कथन प्रेमचंद का है। अब आगे बढ़ते हुए हम प्रेमचंद पूर्व युग जो 1900 से 1915 ईस्वी तक चला। इस युग में कहानी परंपरा जन्म ले रही थी, इसलिए उसमें पश्चिमी कहानी परंपरा के तत्वों के साथ साथ भारतीय कथा परंपरा में नेत, आदर्शवाद और नैतिकवाद की झलक साफ दिखाई देती है। चूँकि इस समय देश नवजागरण के दौर से गुजर रहा था, इसलिए राष्ट्रवादी और सुधारवादी मानसिकता भी यहाँ स्पष्ट झलकती है। इस काल की कहानी कला की दृष्टि से शेषावस्था में ही है, उनमें प्रौढ़ता नहीं है। आचार्य शुक्ल द्वारा निर्दिष्ट आरंभिक कहानी इंदुमती, रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी, प्रकाशन वर्ष सन 1900 ईस्वी, सरस्वती पत्रिका। गुलबहार, रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी, प्रकाशन वर्ष 1902, सरस्वती पत्रिका। अगली कहानी ब्लैक की चुड़ैल और इसका रचनाकार भगवान दास, प्रकाशन वर्ष 1902, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, रचनाकार रामचंद्र शुक्ल और प्रकाशन वर्ष 1903, यह भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। पंडित और पंडितानी जो इसका रचनाकार है गिरिजादत्त वाजपेयी, सन 1903 ईस्वी में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका में। दुलाई वाली, यह बंगमेला की थी, रचनाकार बंगमेला और 1907 में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका में। प्रेमचंद्र पूर्व युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कृतियाँ। कहानीकार राजेंद्र बाला घोष, बंगमेला। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित। कुंभ में छोटी बहू 1906 में। दान प्रतिदान 1906। दुलाई वाली 1907 में। मूरला 1908 में। दालिया 1909 में। यह सभी बंगमेला की कहानी है। अगले कहानीकार केशव प्रसाद
केशव प्रसाद सिंह। इनकी कहानियाँ का संग आपत्तियों का पहाड़ जो सन 1900 में प्रकाशित, चंद्रलोक की यात्रा यह भी सन 1900 में प्रकाशित, और चंद्रलोक की यात्रा डायरी शैली में लिखी गई है। माधव प्रसाद मिश्र इनकी कहानी मन की चंचलता 1900 ईस्वी में प्रकाशित, और पुरोहित का आत्मत्याग यह भी सन 1900 में प्रकाशित। गिरिजा दत्त बाजपेयी इनकी कहानी पति का पवित्र प्रेम 1903 में प्रकाशित, और पंडित और पंडितानी ये भी 1903 में प्रकाशित। लाला पार्वती नंदन गिरिजा कुमार घोष के नाम से भी जाने जाते थे। इनकी कहानी बिजली 1904 में प्रकाशित, मेरी चंपा 1905 में प्रकाशित, एक के दो 1906 में प्रकाशित। मेरा पुनर्जन्म कार्तिक प्रसाद खत्री इनकी कहानी है दामोदर राव की आत्म कहानी। अगले कहानीकार वेंकटेश नारायण इनकी कहानी है एक अशरफी की आत्म कथा 1906 में प्रकाशित। अगले कहानीकार सूर्य नारायण दीक्षित, चंद्रहास का अद्भुत आख्यान इनकी कहानी है जो 1906 में प्रकाशित हुई। वृंदावन लाल वर्मा इनकी कहानी है राखी बंद भाई 1909 में प्रकाशित, और तातार और एक वीर राजपूत जो 1910 में प्रकाशित हुई। राधिका रमण प्रसाद सिंह इनकी कहानी संग्रह में कानों में कंगना 1913 में प्रकाशित। कुसुमांजलि गांधी टोपी जो 1938 में प्रकाशित। सावनी समा 1938 में प्रकाशित। पैसों की घुंघनी, दरिद्र नारायण और बिजली। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक इनकी कहानी संग्रह में रक्षाबंधन 1913 में प्रकाशित। गल्प मंदिर 1919 में, और चित्रशाला जो 2 भागों में प्रकाशित, एक भाग 1924 में और एक भाग 1929 में प्रकाशित हुआ। कल्लोल 1933 में प्रकाशित। प्रेम प्रतिमा और मणिमाला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनके कहानियों में सुखमय जीवन जो 1911 में प्रकाशित। बुद्धू का कांटा 1914 में प्रकाशित, और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित। चंद्रदेव से मेरी बातें जो 1904 में प्रकाशित हुई थी बंग महिला की, और दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई थी। इन दोनों कहानियों में स्वदेशी आंदोलन की अनुगूंज है। दोनों सर्वप्रथम सरस्वती में छपी। और चंद्रलोक की यात्रा जो केशव प्रसाद सिंह की है जो 1900 में प्रकाशित हुई है, डायरी शैली में है, और प्रथम वैज्ञानिक कहानी भी है। और वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई जो 1909 में प्रकाशित हुई। इससे ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा आरंभ हुई। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में कहानियों की परंपरा आरंभ होती है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बातें अतः को भवदेव पांडे ने हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी कहा है। इसमें एक और देश के बदहाल आर्थिक हालातों जैसे भुखमरी, बेरोजगारी का चित्रण है, तो दूसरी ओर सामाजिक चिंताओं और बुराइयों जैसे पुरुषवाद, जातिवाद और हर क्षेत्र में बुजुर्गों की निरंकुशता पर सवाल उठाए गए हैं। गोपाल राय लिखते हैं,
चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में समकालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग है। सॉरी। कुंभ में छोटी बहू कहानी में पहली बार भोजपुरी में अशिक्षित औरतों की बातचीत का चित्रण हुआ है। दुलाईवाली में बंग विभाजन का प्रवेश लिया गया है। यह हास्यरस प्रधान कहानी है। इसका कथानक बंशीधर और नवल किशोर नामक दो दोस्तों की रेल यात्रा के दौरान हंसी मजाक पर आधारित है। इसमें भी ग्रामीण अनपढ़ स्त्रियों की अवध मिश्रित भोजपुरी में बातचीत को दर्शाया है। चंद्र शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, जो 1915 में प्रकाशित हुई। कहानी इस काल की उपलब्धि है। जिसमें केंद्रीय चरित्र लैला के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। इसका कथानक प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। हिंदी की पहली ऐसी कहानी है जिसमें फ्लैशबैक या पूर्वदीप्त तकनीक का प्रयोग किया गया है। यह सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी पर 1960 ईस्वी में उसने कहा था, फिल्म भी बनी है। उसने कहा था, कहानी की प्रशंसा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता और वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटना ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। सुखमय जीवन जो 1911 में प्रकाशित हुई, एक मासूम और सात्विक प्रेम कथा पर आधारित है। यह भारत मित्र में प्रकाशित हुई। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी ताई पर शरतचंद्र की बांग्ला कहानी बिंदुर छेले का प्रभाव मिलता है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने प्रेमचंद की तरह ही आसपास की जिंदगी कहानी के विषय लिए हैं और पारिवारिक समस्या, बाल विवाह, पर्दा, दहेज प्रथा आदि का अंकन किया है। यह कथन रामचंद्र तिवारी का है। राधिका रमण प्रसाद सिंह, कानों में कंगना, इनकी प्रथम तथा सर्वाधिक चर्चित कहानी है। यह हिंदू में प्रकाशित हुई थी। इसमें कथानायक नरेंद्र द्वारा अपनी पत्नी की उपेक्षा तथा किन्नरी नामक वेश्या के प्रति आकर्षित होने के बाद तथा बाद में पश्चाताप की कथा वर्णित है। अब हम आगे प्रेमचंद प्रसादेव, जो 1915 से 1936 ईस्वी तक चला। मोटे तौर पर हिंदी साहित्य में काव्य का छायावाद और भारतीय राजनीति में गांधीवाद का उत्कर्ष काल हिंदी कहानी की विकास यात्रा में प्रेमचंद प्रसादेव के नाम से जाना जाता है। इस युग में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ने कहानी की दो विभिन्न शैलियों का विकास किया। ये दोनों लेखक 1910 ईस्वी के आसपास
से ही लिख रहे थे, किंतु 1915 ईस्वी तक आते आते इनकी शैली इतनी परिपक्व हो गई कि इनके नाम से नए युग की पहचान की गई। प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ की परंपरा को विस्तार दिया, जबकि प्रसाद ने व्यक्ति की अनुभूतियों और उसके मनोवैज्ञानिक सत्यों को कहानियों का विषय बनाया। यह युग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग के समांतर चलता है। इसी से गांधी युगीन विचारधारा का प्रभाव इस युग की कहानियों पर अलग अलग रूपों में व्यक्त हुआ है। गांधी जी के प्रभाव के कारण प्रेमचंद युग में आदर्शवादी कहानियों की एक लंबी सूची दिखाई देती है। खासकर प्रेमचंद के कहानी संसार में आदर्शवादी कहानी का ठीक ठाक अनुपात है। अब हम प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे। कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। पिता ने पुत्र का नाम धनपत राय और ताऊ ने नवाब राय रखा। 2 जुलाई 1900 ईस्वी को 20 रुपये की मासिक पर सरकारी मास्टर बने और 1 मई 1903 को उनकी पहली रचना ओलिवर क्रोमवेल उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज़-ए-खल्क में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई। मार्च 1906 ईस्वी में उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके एक बड़ी सामाजिक क्रांति की। प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन जुलाई 1908 में कानपुर जहाँ जमाना प्रेस है से प्रकाशित हुआ, जिसकी कहानियाँ देश प्रेम से भरपूर थीं। कलेक्टर ने सेडिशन या राजद्रोह के आरोप में इसकी 700 प्रतियों को आग में जलवा दिया। इस पर उन्होंने अपने मित्र मुंशी दयानारायण निगम के सुझाव पर अपना छद्मनाम प्रेमचंद रखा। किसके नाम पर प्रेमचंद रखा? मुंशी दयानारायण निगम के सुझाव पर। आगे प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी उर्दू मासिक पत्र जमाना के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। उनकी पहली हिंदी कहानी सौत हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के दिसंबर 1915 के अंक में तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जो जून 1917 में प्रकाशित हुआ। मतलब उनकी पहली कहानी तो बड़े घर की बेटी उर्दू मासिक पत्र जमाना के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई, और उनकी पहली हिंदी कहानी सौत जो हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका और सरस्वती के दिसंबर 1915 के अंक में तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जो जून 1917 में प्रकाशित हुई। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर 1916 को उनकी पहली हिंदी कहानी माना। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियाँ जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई हैं, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें और हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय भाषण, भूमिका पत्र आदि की रचना की। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास और कहानियों से प्राप्त हुई, वह अन्य विधाओं से प्राप्त न हो सकी। यह स्थिति हिंदी एवं उर्दू भाषा दोनों में ही समान रूप में दिखाई देती है। निर्मल वर्मा और कमल किशोर गोयनका द्वारा संपादित प्रेमचंद रचना संचयन प्रकाशक साहित्य अकादमी ने किया से सावार उद्धृत है। सामान्यतः इनकी प्रथम उर्दू कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 में प्रकाशित हुई को माना जाता है। प्रथम उर्दू कहानी
किंतु कुछ विद्वानों ने इसकी दुनिया व हुब्बे वतन जो 1908 में प्रकाशित हुई को माना। ये दोनों कहानियाँ जमाना पत्रिका में प्रकाश हुई थी। सोजे वतन में संकलित कहानियों के शीर्षक हैं दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इसके दुनिया, हुब्बे वतन, सिले मातम, शोक का पुरस्कार। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम कहानी इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मैजनी के जीवन संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखी गई है। डॉक्टर वासुदेव सिंह मानते हैं कि प्रेमचंद्र उपनाम से लिखित उनकी पहली कहानी ममता थी, जो 1912 के जमाना में छपी थी। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न का धरातल अरबी कहानियों से प्रभावित है। दिल फिगार प्रेमी और दिल फरेब प्रेमिका की प्रेम कहानी के माध्यम से देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना और देश की आज़ादी के लिए अमर बलिदान का संदेश दिया गया है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का प्रसिद्ध कथन है, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न का कथन है। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रेमचंद और उनका युग में कबीर के बाद प्रेमचंद को हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार घोषित किया। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। यह प्रेमचंद का कथन है। प्रेमचंद के मुख्य कहानी संग्रह प्रकाश सप्तसरोज कहानी संग्रह। सप्तसरोज 1917 ईस्वी में प्रकाशित, और नवनिधि यह भी 1917 में प्रकाशित। प्रेमपूर्णिमा 1918 में प्रकाशित। प्रेम पच्चीसी 1923 में प्रकाशित। प्रेम प्रसून 1924 में प्रकाशित। कहानी संग्रह प्रेम द्वादशी 1926 में प्रकाशित। प्रेम प्रतिमा 1926 में प्रकाशित। प्रेम तीर्थ 1928 में प्रकाशित। कहानी संग्रह 5 फूल 1929 में प्रकाशित। प्रेम प्रतिज्ञा 1929 में। प्रेम चतुर्थी 1929 में और प्रेम कुंज 1930 में प्रकाशित। कहानी संग्रह सप्तसुमन 1930 में प्रकाशित और कहानी संग्रह 1936 में प्रकाशित। प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख कहानियाँ बड़े घर की बेटी 1910 में प्रकाशित। नमक का दरोगा 1910 में प्रकाशित। सौत 1915 में प्रकाशित। पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित। सज्जनता का दंड 1916 में प्रकाशित। ईश्वरीय न्याय 1917 में प्रकाशित। दुर्गा का मंदिर 1917 में प्रकाशित। बलिदान 1918 में प्रकाशित। कहानी आत्माराम 1920 में प्रकाशित। बूढ़ी काकी 1921 में। विचित्र होली 1921 में। गिरहदा 1922 में प्रकाशित। परीक्षा 1923 में प्रकाशित। कहानी परीक्षा आप बीती 1923 में। उद्धार 1924 में। सवा से गेहूँ 1924 में। शतरंज के खिलाड़ी 1925 में प्रकाशित। माता का हृदय 1925 में। कजाकी 1926 में प्रकाशित। सुजान भगत 1927 में प्रकाशित। मोटेराम जी शास्त्री 1928 में प्रकाशित। मंत्र 1928 में। कहानी इस्तीफा 1928 में। अलग योजा 1929 में प्रकाशित। पूस की रात 1930 में प्रकाशित। समर यात्रा 1930 में प्रकाशित। पत्नी से पति
1930 में प्रकाशित सदगति कहानी सदगति 1930 में प्रकाशित दो बैलों की कथा 1931 में प्रकाशित कहानी तावान 1931 में प्रकाशित होली का उपहार 1931 में ठाकुर का कुआं 1932 में प्रकाशित बेटों वाली विधवा 1932 में प्रकाशित ईदगाह 1933 में प्रकाशित गुल्ली डंडा 1933 में प्रकाशित दूध का दाम 1934 में प्रकाशित रियासत का दीवान 1934 में प्रकाशित नशा 1934 में बड़े भाई साहब 1934 में प्रकाशित कपन 1936 में प्रकाशित। निम्नलिखित कहानियाँ निम्न शैलियों में रचित हैं। वर्णनात्मक शैली में रामलीला, बड़े भाई साहब, विद्रोह, ढकोर शंख। संवादात्मक शैली में जादू और कानूनी कुमार हैं। डायरी शैली में मोटेराम जी शास्त्री रचित है। पत्रात्मक शैली में दो सखियाँ रचित है। आत्मकथात्मक शैली में कुत्ते की कहानी। और इसी प्रकार पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, मंत्र, बूढ़ी काकी, मुक्तिपथ और अलग योजा। एक बार और देखते हैं। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, मंत्र, बूढ़ी काकी, मुक्तिपथ और अलग योजा आदि प्रेमचंद की गांधीवादी विश्वासों से प्रेरित प्रख्यात कहानी है, जिनमें हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। पंच परमेश्वर में ग्रामीण जीवन, किसानों की उदारता और काइयापन का चित्रण है। अंत में गांधीवादी आदर्श की स्थापना है। सदगति प्रेमचंद द्वारा दलित समस्या पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसके अंतिम हिस्से में उन्होंने दलितों के भीतर उभरती हुई विद्रोह चेतना को भी प्रस्तुत किया है। दो बैलों की कथा पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी है। पूछ की रात चरम यथार्थवादी कहानी में शुमार की जाती है। इसमें प्रेमचंद हल्कू नामक किसान के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीब किसान को अपनी फसल की रक्षा के लिए कैसी कठिनतम स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि अमीर वर्ग के लोग बिना कठोर परिश्रम के ही आरामदायक जीवन जीते हैं। अधिकांश विद्वान कफन को हुई प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानते हैं, जबकि कमल किशोर गोयनका ने क्रिकेट मैच 1937 को उनकी अंतिम कहानी माना है। ईदगाह बाल मनोविज्ञान संबंधी प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानी है। यह चांद में प्रकाशित हुई। चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसमें बालक हामिद और उसकी दादी अमीना के माध्यम से गरीबी में संघर्ष और वात्सल्य का यथार्थ और मार्मिक चित्रण किया गया है। कमल किशोर गोयनका लिखते हैं, प्रेमचंद संभवतः हिंदी के पहले कथाकार हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज, धर्म और संस्कृति के बड़े ही वास्तविक चित्र प्रस्तुत किए हैं। बच्चों की आपसी बातचीत में नाटकीय विधि का उत्तम प्रयोग हुआ है। कफन प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर इसी कफन में प्रस्तुत हुआ है तथा यह इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। इसके दो चरित्र घीसू और माधव से वे दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना सकती है। जयशंकर प्रसाद, अब हम आगे जयशंकर प्रसाद को देखेंगे। जयशंकर प्रसाद मूलतः छायावादी कवि हैं, किंतु उन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में नाटक और उपन्यास के साथ साथ कहानी परंपरा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे प्रेमचंद्र की तरह सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि के नहीं, बल्कि रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण के रचनाकार हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में गांधीवाद को स्थापित करने का प्रयास किया, वहीं प्रसाद की कहानियों में छायावाद को कलात्मक प्रतिष्ठा प्रदान की गई है। प्रसाद का दृष्टिकोण प्रेमचंद से
काफ़ी अलग है। उनकी चेतना राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदरवाद जैसे तत्वों से निर्मित है। इसलिए देश प्रेम जैसे विषय उनकी कहानियों के केंद्र में है। इसके लिए वे अपनी कहानियों में अतीत की पृष्ठभूमि लेते हैं। प्रसाद का महत्व यह है कि उन्होंने पहली बार सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित परंपरा के भीतर मानसिक यथार्थ के महत्व को उभारा। उन्हीं की परंपरा में आगे चलकर मनोवैज्ञानिक कहानियों की वह समृद्ध परंपरा विकसित हुई, जिसमें जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय जैसे समर्थ कहानीकार शामिल हुए। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है। यह कहानी इंदु पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुई। प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। इन्होंने लगभग 70 कहानियाँ लिखी। 1912 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया प्रकाशित हुआ। छाया हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। छाया आकाशदीप प्रसाद की कालजयी कहानी है। गोपाल राय लिखते हैं कि प्रेम और घृणा का ऐसा द्वंद्व और परस्पर स्पर्धा था, शायद कहीं हिंदी की किसी और कहानी में मिले। चक्रवर्ती का स्तंभ, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, प्रतिमा आदि आधुनिक कहानी की तुलना में संस्कृत गद्य काव्य के निकट हैं। इनकी पांच कहानियाँ चक्रवर्ती का स्तंभ, खंडहर की लिपि, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, प्रतिमा आधुनिक कहानी की तुलना में संस्कृत गद्य काव्य के निकट हैं। रसिया बालम, तानसेन और ग्राम आदि कहानियों पर बांग्ला कहानी शैली का प्रभाव है। रसिया बालम, तानसेन और ग्राम पर बांग्ला कहानी का प्रभाव है। मधुलिका लोकमंगल की भावना से युक्त और देश हेतु और विश्व के कल्याण हेतु व्यक्तिगत प्रेम को न्यौछावर करने वाली कहानी है। राजेंद्र यादव ने लिखा है कि आकाशदीप, पुरस्कार, व्रतभंग, देवव्रत, देवदासी, कला, मधुआ आदि, इंद्रजाल, सालवती। एक बार और देखते हैं हम। आकाशदीप, पुरस्कार, व्रतभंग, देवव्रत, देवदासी, कला, मधुआ आदि, इंद्रजाल, सालवती इत्यादि कहानियाँ प्राय व्यक्तिगत भावना और स्थापित नैतिकता का द्वंद्व सामने रखती हैं। वहाँ विकल्प भावना और कर्तव्य का है। कभी यह कर्तव्य राष्ट्र प्रेम, कभी मान मर्यादा, कभी पारिवारिक शत्रुता के निर्वाह का है। इस द्वंद्व में छटपटाती और कर्तव्य की ओर झुकती हुई नायिका मनोवैज्ञानिकी भाषा में एम्बिवेलेंसी नामक मानसिक स्थिति की शिकार होती है, जिसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्यार और घृणा की समान तीव्र भावना होती है। अतिरिक्त रोमानी वातावरण और कल्पित कथानकों के बावजूद प्रसाद हिंदी के पहले सफल कहानीकार हैं। अतिरिक्त रोमानी वातावरण और कल्पित कथानकों के बावजूद प्रसिद्ध हिंदी के पहले सफल कहानीकार हैं। यह कथन राजेंद्र यादव का है। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह एवं प्रमुख कहानियाँ। कहानी संग्रह छाया, जो 1912 में प्रकाशित हुआ। इसमें कहानियों की संख्या 11 है। प्रतिध्वनि, इसका प्रकाशन वर्ष 1926 है। इसमें 15 कहानियों की संख्या है। कहानी संग्रह आकाशदीप, जो 1928 में प्रकाशित हुआ। इसमें कहानियों की संख्या 19 है।
कहानी संग्रह आंधी 1931 में प्रकाशित हुआ। इसमें कहानियों की संख्या 11 है। इंद्रजाल इंद्रजाल कहानी संग्रह इंद्रजाल जो 1936 में प्रकाशित हुआ। कहानियों की संख्या 14 है। प्रमुख चर्चित कहानियाँ जयशंकर प्रसाद की प्रमुख चर्चित मधुआ, ममता, नूरी, बिसाती, गीसू, चूड़ी वाली, छोटा जादूगर, आग, चंदा, गुलाम, रसिया बालम, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, स्वर्ग के खंडहर में और चित्र मंदिर। एक बार और देखते हैं। मधुआ, ममता, नूरी, बिसाती, घीसू, चूड़ी वाली, छोटा जादूगर, आग, चंदा, गुलाम, रसिया बालम, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, स्वर्ग के खंडहर में और चित्र मंदिर। प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानियाँ एवं बर्ड विषय। ग्राम प्रथम कहानी 1911 ईस्वी में 19 हिंदू पत्रिका में प्रकाशित। देवदासियों की व्यथा और धार्मिक दुष्चक्र का चित्रण। देवव्रत बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की क्रूरता का चित्रण। ब्रह्मचिन्ह धार्मिक स्थलों पर अछूतों के निषेध की समस्या का चित्रण। ब्रह्मचिन्ह धार्मिक स्थलों पर अछूतों के निषेध की समस्या का चित्रण। संदेश दाम्पत्य प्रेम के आदर्श रूप का चित्रण। बंजारा पुलिस का अत्याचार का चित्रण। पुलिस का या पैसे के महत्व को प्रतिपादित करती यथार्थवादी कहानी। बंजारा। मधुआ आकाशदीप और पुरस्कार जो पुरस्कार 1926 में। ये तीनों कहानी मधुआ, आकाशदीप, पुरस्कार। इन तीनों कहानियों में कर्तव्य, राष्ट्र और विश्व कल्याण और व्यक्तिगत प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है। गोंडा में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित भारत का प्रवेश। प्रेमचंद के कुछ अन्य कहानीकार एवं उनकी रचनाएं। बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन, पुष्पलता। इनकी रचनाएं। पुष्पलता 1919 में प्रकाशित। हार की जीत 1922 में प्रकाशित। सुप्रभात 1923 में। परिवर्तन 1926 में प्रकाशित। सुदर्शन सुधा 1926 में प्रकाशित। तीर्थ यात्रा 1927 में प्रकाशित। फूलवती 1927 में प्रकाशित। सुदर्शन सुमन 1934 में प्रकाशित। गल्प मंजरी 1934 में प्रकाशित। पनघट 1939 में प्रकाशित। अंगूठी का मुकदमा 1940 में प्रकाशित। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की कहानियों को एक बार और देखते हैं। पुष्पलता 1919 में प्रकाशित। हार की जीत 1922 में। सुप्रभात 1923 में। परिवर्तन 1926। सुदर्शन सुधा 1926 में। तीर्थ यात्रा 1927 में प्रकाशित। फूलवती 1927 में प्रकाशित। सुदर्शन सुमन 1934 में। गल्प मंजरी 1934 में प्रकाशित। पनघट 1939 में प्रकाशित। अंगूठी का मुकदमा 1940 में प्रकाशित। पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनकी रचनाएं। चिंगारियाँ 1923 में प्रकाशित। शैतान मंडली 1924 में प्रकाशित। इंद्रधनुष 1927 ईस्वी में प्रकाशित। बलात्कार 1927 ईस्वी में प्रकाशित। चॉकलेट 1928 में प्रकाशित। दोजक की आग 1929 में प्रकाशित। निर्लज्जा 1929 में प्रकाशित। क्रांतिकारी कहानियाँ 1939 में प्रकाशित। रेशमी 1942 में प्रकाशित और पंजाब की महारानी 1943 में। जब सारा आलम सोता है 1951 में प्रकाशित। एक बार और देखते हैं।
पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियों को चिनगारियाँ 1930 में प्रकाशित, शैतान मंडली 1924 में, इंद्रधनुष 1927 में प्रकाशित, बलात्कार 1927 में, चॉकलेट 1928 में, दो जग की आग 1929 में, निर्लज्जा 1929 में और क्रांतिकारी कहानियाँ 1939 में, रेशमी 1942 में प्रकाशित, पंजाब की महारानी 1943 में प्रकाशित और जब सारा आलम सोता है 1951 में प्रकाशित। अगले कहानीकार विनोद शंकर व्यास को तो इनकी रचनाएं नव पल्लव, तूलिका, भूली बात, मणिद्वीप, नक्षत्रलोक और 80 कहानियाँ। चतुरसेन शास्त्री, इनकी रचनाएं रजकड़, दुख में कासों कहूँ मोर सजनी, दुख में कासों कहूँ मोर सजनी, सोजा हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज, सिंहगढ़ विजय, बाहर भीतर। और इन चर्चित कहानियाँ हैं अम्बपालिक, प्रबुद्ध, बिच्छूराज, बाबरचित, हल्दी घाटी में और बाणवधु। प्रसिद्ध कहानीकार चतुरसेन शास्त्री की कहानियों को एक बार और देखते हैं। रजकड़, दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज, सिंहगढ़ विजय, बाहर भीतर। चर्चित कहानियाँ हैं अम्बपालिक, प्रबुद्ध, बिच्छूराज, बाबरचित, हल्दी घाटी में, बाणवधु। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी चिनगारियाँ कहानी संग्रह में 12 कहानियाँ हैं। इनकी राष्ट्रवादी चेतना के कारण 1928 में ब्रिटिश सरकार ने इस संग्रह को जब्त कर लिया। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य कहा है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनकी रचनाओं को घासलेटी साहित्य कहा है। नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार पांडे बेचन शर्मा उग्र हिंदी के प्रथम राजनीतिक कहानीकार हैं। इस मान्यता का आधार उसकी माँ कहानी है। उग्र ने समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए खासकर गरीब पात्रों के माध्यम से सामाजिक भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। उग्र विशुद्ध समाजद्रोही थे। कला की उन्होंने कभी चिंता नहीं की, इस कारण उनकी कहानियाँ कलात्मक दृष्टि से शिखर तक नहीं पहुँच पाईं। यह कथन रामचंद्र तिवारी का है। चतुरसेन शास्त्री, गृहलक्ष्मी इनकी पहली कहानी है। चतुरसेन शास्त्री ने विभिन्न युगों के ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित अनेक मार्मिक कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी अधिक प्रसिद्ध हुई, जिस पर बांग्ला कथाकार हरसाधन मुखोपाध्याय की कहानी शैलसमा बेगम का हिंदी रूपांतर होने का गंभीर आरोप है। बांग्ला कथाकार हरसाधन मोर सजनी अधिक प्रसिद्ध हुई, जिस पर बांग्ला कथाकार हरसाधन मुखोपाध्याय की कहानी शैलसमा बेगम का हिंदी रूपांतर होने का गंभीर आरोप है। प्रेमचंद युग के अन्य कहानीकार एवं उनकी रचनाकार शिवपूजन सहाय। अब इनकी रचना है महिला महत्व 1922 में प्रकाशित, कहानी का प्लॉट 1928 में प्रकाशित। चंडी प्रसाद हृदयेश, नंदन निकुंज, बनमाला उन्मादनी, पदम लाल पुन्नालाल, अंजलि झलमला कनक रेखा, पद्मलाल पुन्नालाल, अंजलि झलमला कनक रेखा।
जनार्दन प्रसाद झा द्विज, किसलय 1929 में, मल्लिका 1930 में, मृदुल 1932 में, मधुमयी 1937 में प्रकाशित। और रायकृष्ण दास, इनकी कहानी है अनाख्या 1929 में प्रकाशित, सुधांशु 1929 में, आंखों की था तथा अन्य कहानियाँ 1941 में प्रकाशित। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लिली 1934 में प्रकाशित, सखी 1935 में प्रकाशित, शुक्ल की बेबी 1941 में प्रकाशित। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, चंद्रकला 1929 में प्रकाशित, वापसी 1945 ईस्वी में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित। एक बार और इन रचनाकार और इनकी रचना देखते हैं। शिवपूजन सहाय, महिला महत्व 1922 और कहानी का प्लॉट 1928 में का रचनाकार चंडी प्रसाद हृदयेश की रचना है। नंदन निकुंज, बनमाला, उन्मादिनी, पद्म लाल पुन्नालाल की रचना है। अंजलि, झलमलार, कनक रेखा। जनार्दन प्रसाद झा द्विज की रचना है। किसलय 1929 में प्रकाशित, मालिका 1930, मृदुल 1932, मधुमय 1937। रायकृष्ण दास की रचनाएं अनाख्या 1929 में प्रकाशित, सुधांशु 1929 में प्रकाशित, आंखों की था तथा अन्य कहानियाँ 1941 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिली 1934 में प्रकाशित, सखी 1935 में, शुक्ल की बीवी 1941 में प्रकाशित। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की इनकी रचना चंद्रकला 1929 में और वापसी 1945 ईस्वी में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित। सखी कहानी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है 1945 में प्रकाशित, 1935 में प्रकाशित हुई थी। 1945 ईस्वी में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुई। मैथिली शरण गुप्त ने 2 पद्यबद्ध कहानियाँ लिखी, नकली किला और 99 का फेर। सुमित्रानंद पंत ने 5 कहानियों की रचना की, पानवाला, ओसवार दंपत्ति, बन्नू अवगुंठन। पानवाला, ओसवार दंपत्ति, बन्नू अवगुंठन। ये 5 कहानियाँ 1935 ईस्वी में 5 कहानियाँ 1900 नामक संग्रह में संकलित हैं। सभी कहानियों में सामाजिक यथार्थ का अंकन है। प्रेमचंद युग में मोटे तौर पर कहानी की 2 धाराएं दिखाई देती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद युग में मोटे तौर पर कहानी की 2 धाराएं दिखाई पड़ती हैं, सामाजिक यथार्थवादी और व्यक्तिवादी। प्रेमचंदोत्तर युग में ये दोनों धाराएं कभी स्वतंत्र, कभी आपस में मिलती हुई विस्तार पाती हैं। सामाजिक यथार्थवादी और व्यक्तिवादी दोनों विचारधाराएं प्रेमचंदोत्तर युग में कभी स्वतंत्र और कभी आपस में मिलती हुई विस्तार पाती हैं। यह युग 2 विचारधाराओं के प्रभाव का युग है, मार्क्सवाद तथा मनोविश्लेषणवाद। मार्क्सवाद से प्रभावित धारा को प्रगतिवाद या समाजवादी कहानी कहते हैं, जबकि फ्रॉड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित धारा को मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषण कहानी कहा है। प्रगतिवादी कहानी के प्रतिनिधि कहानीकार यशपाल तथा अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार रंगे राहुल शंकरत्यायन और नागार्जुन। प्रगतिवादी कहानीकार यशपाल, रंगे राघव और राहुल शंकरत्यायन और नागार्जुन हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानी में मुख्यतः 3 कहानीकार हैं, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे।
मनोविश्लेषण मनोवैज्ञानिक कहानियों में कथा वस्तु बाहरी जीवन यथार्थ सामाजिक राजनीतिक या आर्थिक की न होकर व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित आंतरिक जीवन से संबंधित होती है। मनोवैज्ञानिक अं- आंतरिक जीवन से संबंधित होता है। इन कहानियों में घटनाओं का महत्व कम हो जाता है और चरित्रों के अंतर्द्वंद चिंतन मनन आत्मविश्लेषण आदि का महत्व बढ़ जाता है। इनकी भाषा सीधी सपाट न होकर बेहद बेहद प्रतीकात्मक हो जाती है। लेखक की कोशिश रहती है कि चरित्र के चेतन और अवचेतन की भाव को पाठक तक पहुंचा सके और इस प्रक्रिया में पाठक को भी अपने व्यक्तित्व की भीतरतहों को समझने की अंतर्दृष्टि दे सके। भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, राहुल सांकृत्यायन, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, रंगे राघव, अमृत राय और चंद्र किरण सोनरेखा इस की दो मुख्य धाराओं के साथ साथ चलने वाले कहानीकार हैं। इनमें से राहुल सांकृत्यायन, अमृतलाल नागर, रंगे राघव और अमृत राय पर मार्क्सवाद का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियां। राहुल सांकृत्यायन, कहानीकार राहुल सांकृत्यायन। इनकी कहानियां सतमी के बच्चे 1935 में प्रकाशित, बोलगा से गंगा 1944। राहुल सांकृत्यायन की सतमी के बच्चे 1935 और बोलगा से गंगा 1944। इलाचंद्र जोशी, इनकी कहानी धूपरेखा 1938, दिवाली और होली 1942, रोमांटिक छाया 1943, आहुति 1945, खंडहर की आत्मा 1948, डायरी के नीरस पृष्ठ 1951, कंटीले फूल लजीले कांटे 1957। इलाचंद्र जोशी, धूपरेखा 1938, दिवाली और होली 1942, रोमांटिक छाया 1943, आहुति 1945, खंडहर की आत्मा 1948, डायरी के नीरस पृष्ठ 1951, कंटीले फूल लजीले कांटे 1957। भगवती चरण वर्मा, दो बांके 1936। चरण वर्मा, इनकी कहानी है दो बांके 1936, इंस्टॉलमेंट 1936, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और मोर्चाबंदी। भगवती चरण वर्मा की कहानियां हैं दो बांके 1936, इंस्टॉलमेंट 1936, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और मोर्चाबंदी। यशपाल, यशपाल की कहानियां हैं पिंजरे की उड़ान 1939, ज्ञान दान 1943, अभिशप्त 1943, तरक्का तूफान 1944, भस्माव्रत चिनगारी 1946, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्मयुद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954, उत्तमी की माँ 1955, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968। यशपाल की कहानियों हैं पिंजरे की उड़ान 1939, ज्ञानदान 1943, अवशब्द 1943, तरक्का तूफान 1944, भस्माव्रत चिंगारी 1946, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्मयुद्ध 1950।
उत्तराधिकारी 1951। चित्र का शीर्षक 1951। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954। उत्तमी की माँ 1955। सच बोलने की भूल 1962। खच्चर और आदमी 1965। भूखे 3 दिन 1968। जैस भूखे 3 दिन 1968। जैनेन्द्र कुमार। इनकी कहानियां हैं फांसी 1929। वातायन 1930। नीलम देश की राजकन्या 1933। एक रात 1934। दो चिड़िया 1935। पाजेब 1942। ध्रुव यात्रा 1944। जयसंधी 1949। जैनेन्द्र कुमार की कहानियों को एक बार और देखें। फांसी 1929। वातायन 1930। नीलम देश की राजकन्या 1933। एक रात 1934। एक रात 1934। दो चिड़िया 1935। पंजाब पाजेब पाजेब 1942। ध्रुव यात्रा 1944। जयसंधी 1949। अज्ञे बेपतगा 1937। बेपतगा 1937। परंपरा परंपरा 1940। कोठरी की बात 1945। कोठरी की बात। अमर वल्लरी 1945। शरणार्थी 1948। जयदोल 1951। ये तेरे प्रतिरूप 1961। अज्ञे की कहानियां हैं। बेपतगा 1937। परंपरा 1940। कोठरी की बात 1945। अमर वल्लरी 1945। शरणार्थी 1948। जय दौल 1951। ये तेरी प्रतिरूप 1961। उपेंद्र नाथ अश्क। पिंजरा पिंजरा 1944। अंकुर 1945। निशानियां 1947। दो धारा 1949। छींटे 1949। काले साहब 1950। जुदाई की शाम का गीत 1950। बैगन का पौधा 1954। कहानी लेखिका और झिलम के साथ पुल 1957। पलंग 1961। आकाश चारी 1966। सवाल और अन्य कहानियां 1968। उपेंद्र नाथ अश्क। पिंजरा 1944। अंकुर 1945। निशानियां 1947। दो धारा 1949। चींटे 1949। काले साहब 1950। और जुदाई की शाम का गीत 1950। बैगन का पौधा 1954। कहानी लेखिका और झेलम के साथ पुल 1957। पलंग 1961। आकाश चारी 1966। उबाल और अन्य कहानियां 1968। विष्णु प्रभाकर की कहानियां हैं। आदि और अंत 1945। रहमान का बेटा 1947। जिंदगी के थपेड़े 1952। सांची सांची और कला 1962। धरती अब भी घूम रही है 1970। पुल टूटने से पहले 1977। मेरा वतन 1980। मेरा वतन 1980। खिलौने 1981। एक और कुंती 1985। एक और कुंती 1985। जिंदगी एक रिहर्सल 1986। जिंदगी एक रिहर्सल 1986। आसमान के नीचे 1989। आसमान के नीचे 1989। कर्फ्यू और आदमी 1994। कर्फ्यू और आदमी 1994। आखिर क्यों 1998। आखिर क्यों 1998। मैं नारी हूँ 2001। जीवन का एक और नाम 2002। जीवन का एक और नाम 2002। ईश्वर का चेहरा 2003। चेहरा 2003। विष्णु प्रभाकर की कहानियां एक बार और देखते हैं। आदि और अंत 1945। रहमान का बेटा 1947। जिंदगी के थपेड़े 1952। सांचे और कला 1962। धरती अब भी घूम रही है 1970। पुल टूटने से पुल टूटने से पहले 1977। मेरा वतन 1980। खिलौने 1981। एक और कुंती 1985। जिंदगी एक रिहर्सल 1986। आसमान के नीचे 1989। कर्फ्यू और आदमी 1994। आखिर क्यों 1998। मैं नारी हूँ 2001। जीवन का एक और नाम 2002।
ईश्वर का चेहरा 2003। अमृतलाल नागर की कहानियां हैं एक दिल हजार अफसाने। एक दिल हजार अफसाने अमृतलाल नागर। अमृत राय की कहानियां जीवन के पहलू 1947। तिरंगा कपन 1948। इतिहास जीवन के पहल और तिरंगा कपन 1948। इतिहास रांगे राघव। साम्राज्य का वैभव 1947। समुद्र का फैन 1947। देवदासी 1947। जीवन के दाने 1949। अधूरी मूरत 1949। अंगारे न बुझे 1951। इंसान पैदा हुआ 1951। रंग राघव का की कहानी संग्रह को एक बार और देखते हैं। कहानियों को एक बार और देखते हैं। साम्राज्य का वैभव 1947। समुद्र का फैन 1947। देवदासी 1947। जीवन के दाने 1949। अधूरी मूरत 1949। अंगारे न बुझे 1951। इंसान पैदा हुआ 1951। ध्वजेंद्र नाथ मिश्र निरगुड। इनकी कहानियां हैं टीला और कच्चा धागा और छोटा डॉक्टर। टीला, कच्चा धागा और छोटा डॉक्टर। भगवती प्रसाद वाजपेयी की इनकी कहानियां हैं मधुपर्क। मधुपर्क 1929 में। दीप मालिका 1930। पुष्प कारणी 1936। हिलोर 1938। ज्वार भाटा 1940। कला की दृष्टि 1942। उपहार 1942। अंगारे 1944। उतार चढ़ाव 1950। काली बोतल 1940। मेरे सपने 1940। भगवती प्रसाद वाजपेयी। मधु पर्क 1929। दीप मालिका 1930। पुष्प खारडी 1936। हिलोर 1938। ज्वार भाटा 1940। कला की दृष्टि 1942। उपहार उपहार 1942। अंगारे 1944। उतार चढ़ाव 1950। उतार चढ़ाव खाली बोतल 1940। मेरे सपने 1940। चंद्रकिरण सोनरेखा। चंद्रकिरण सोनरेखा आदमखोर 1945। अब हम पढ़ेंगे राहुल संकृत्यायन को। एक मिनट गैस। राहुल संकृत्यायन सतमी के बच्चे में राहुल जी ने एक ऐसी महिला की दयनीय आर्थिक स्थिति का चित्रण किया है जो अपने बच्चों के लिए भरपेट भोजन एवं दवा का भी प्रबंध नहीं कर पाती है और उसके 4 बच्चे असमय की मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इलाचंद्र जोशी हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानियों के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने जीवन के कुंठित इलाचंद्र जोशी हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानियों के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने जीवन के उपेक्षित, कुंठित, मनोग्रंथि पीड़ित परिस्थितियों के चंगुल में फंसे बेबस और असहाय पात्रों को लेकर उनके चरित्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। लाचंद्र जोशी व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर बल देते हैं। लाचंद्र जोशी जैनेन्द्र और आगे की अपेक्षा जीवन की भाग को समतल फैलाव की दिशा में नहीं, ऊपर से नीचे की ओर लंबवत तराशा है। वह भीतर की ओर उतरे हैं और चेतन, अवचेतन, उपचेतन के अनेक अप्रीतिकर स्तरों का उद्घाटन किया है। यह कथन राजेंद्र यादव का है। एक बार और पढ़ते हैं। कहानी स्वरूप और संवेदना में राजेंद्र यादव का है। इलाचंद्र जोशी जैनेन्द्र और आगे की अपेक्षा जीवन की भाग को समतल फैलाव की दिशा में नहीं, समतल
फैलाव की दिशा में नहीं, ऊपर से नीचे की ओर लंबवत तराशा है। वह भीतर से भीतर की ओर उतरे और चेतन अवचेतन उपचेतन के अनेक अप्रीतिकर स्तरों का उद्घाटन किया है। यशपाल प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। इन्होंने लगभग 200 कहानियां लिखी। पिंजरे की उड़ान कारावास में 1934-38 में रचित कहानियों का संकलन है। यशपाल ने मार्क्सवादी दृष्टि से एक के बाद एक सशक्त कहानियां लिखी। उन्होंने समाज के परंपरागत मूल्यों और रूढ़ियों के विरुद्ध व्यंग और मुक्ति के हथियारों से तीखे प्रहार किए। राजेंद्र यादव कथन है, मुस्लिम पात्रों पर केंद्रित सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले प्रेमचंद्र, अमृतलाल नागर और यशपाल हैं। जैनेन्द्र, इनका असली नाम आनंदी लाल था। व्यक्ति को महत्व देने वाले जैनेन्द्र फ्रॉयड के साथ साथ गांधी और भारतीय दर्शन का प्रभाव भी साफ जैनेन्द्र पर फ्रॉयड के साथ साथ गांधी और भारतीय दर्शन का प्रभाव भी साफ नजर आता है। उन्होंने अपनी कहानियों में मानव मन की सूक्ष्म परतों का उद्घाटन किया है। इन्होंने पहली बार हिंदी कहानी में कथावस्तु को अंतर्मुखी तथा विश्लेषणात्मक बनाया है। शिल्प के स्तर पर घटनाओं और चरित्रों की संख्या कम करते हुए विश्लेषण और तथा प्रतीकात्मक भाषा को केंद्रीय महत्व प्रदान किया है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल लिखते हैं कि जैनेन्द्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। जैनेन्द्र ने प्रेमचंद से भिन्न भिन्न स्त्री पुरुष संबंध का जो क्षेत्र अपने लिए चुना, उसके कारण वे शुरू से ही एक विवादास्पद लेखक माने जाते हैं। जैनेन्द्र प्रेम के उत्सर्ग की भावना को किसी कदर कम करके प्रसाद और गुलेरी से भिन्न कहानी को सामान्य जीवन के निकट लाने की कोशिश की है। मधुरेश का कथन है कि जैनेन्द्र ने प्रेमचंद्र से भिन्न स्त्री पुरुष संबंध का जो क्षेत्र अपने लिए चुना है, उसके कारण वे शुरू से ही एक विवादास्पद लेखक माने जाते हैं। जैनेन्द्र ने प्रेमचंद में उत्सर्ग की भावना को किसी कदर कम करके प्रसाद और गुलेरी से भिन्न कहानी को सामान्य जीवन के निकट लाने की कोशिश की है। जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना है, जबकि उनकी पहली कहानी खेल को माना जाता है, जो विशाल भारत 1928 में प्रकाशित हुई थी। स्पर्धा कहानी इटली के विदेश प्रवेश और विदेशी पात्रों के बावजूद क्रांति और हिंसा की बहस को केंद्र में रखती है। अपना अपना भाग्य में 10 वर्षीय गरीब और अनाथ पहाड़ी बालक के माध्यम से सामाजिक विषमता, झूठी दया एवं सहानुभूति तथा धोती मानवता की पोल खोलकर रखती है। पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा और क्रांतिकारी शमशेर की प्रेम कहानी फांसी है। पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा और क्रांतिकारी शमशेर की प्रेम कहानी फांसी है। जानवी कहानी किसी भी विचारधारा से परे है। जानवी कहानी दो चिड़िया, बाहुबली, लाल सरोवर, नीलम देश की राजकन्या और तत्सत्ता इनकी प्रतीकात्मक कहानी है। दो चिड़िया कहानी मन की अनसुलझी गुत्थियों का विश्लेषण करती है। अपनी प्रतीकात्मक कहानियों के विषय में उन्होंने इन कहानियों में भाव प्रदान है, यथार्थ अप्रदान है। भाव प्रदान है और यथार्थ अप्रदान है। बाह्य गौण अंतः मुख्य, दृश्य जगत आनुषंगिक और अदृश्य आत्मा लक्ष्य है। मधुरेश ने इनकी ऐसी कहानियों को प्रतीकात्मक कथाओं की बजाय नीति कथाएं कहा है।
जैनेन्द्र और यशपाल दोनों ही विचारों से अपनी कहानियां बुनते हैं। जैनेन्द्र और यशपाल दोनों ही विचारों से अपनी कहानियां बुनते हैं। नई कहानी के लेखकों ने विचार विचार की इस सत्ता को एक ऐसे पठार की तरह देखा जो लेखक और वास्तविक जीवन के बीच अवरोध पैदा करता है। लेकिन इन दोनों ही लेखकों की कहानी में विचार के उपयोग की प्रक्रिया एक सी नहीं है। जैनेन्द्र कहानी में जीवन की वास्तविकता का वैसा जीवन की वास्तविकता का वह जैसा है तरह का तिरस्कार करके आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र वास्तविक और यथार्थ जीवन की अपेक्षा अवास्तविक और अमूर्त जीवन में गहरी अभिरुचि रखते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप वे क्रमशः वास्तविक जीवन से दूर होते जाते हैं। यह मधुरेश की कहानी का विकास से लिया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे यज्ञ को। इनकी कहानियां सूक्ष्म विश्लेषणात्मक सूक्ष्म इनकी कहानियां सूक्ष्म विश्लेषणात्मक और वैचारिक परिपक्वता की कहानियां हैं। यज्ञ की कहानियों पर मुख्यतः दो विचारधाराओं का प्रभाव नजर आता है। फ्रॉइड की मनोविश्लेषणवाद तथा सार्त्र के अस्तित्ववाद का। इन दोनों विचारधाराओं के प्रभाव होने के कारण इनकी कहानियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा उसके मानसिक पक्षों को केंद्रीय महत्व प्राप्त हुआ है। अधिकांश कहानियों का मूल स्वर व्यक्ति के अंतर्मन की खोज है। शहरीकरण, मध्यवर्ग के विस्तार आदि के कारण किस प्रकार व्यक्ति आंतरिक जीवन का शिकार हो जाता है, किस प्रकार ऊब और घुटन जैसे तत्व उसके जीवन में शामिल हो जाते हैं, यह तत्व उनकी कहानियों में प्रबल है। यज्ञ की कहानियों में पर्याप्त वैविध्य भी दिखता है। उदाहरणार्थ जयदौल तथा पठार का धीरज जैसी कहानियों में फ्रॉइड से प्रभावित रोमांस। यज्ञ की कहानियों में पर्याप्त वैविध्य भी दिखता है। उदाहरणार्थ जयदौल तथा पठार का धीरज जैसी कहानियों में फ्रॉइड से प्रभावित रोमांस और यौन चेतना के चित्र दिखते हैं। मेजर चौधरी की वापसी जैसी कहानियों में व्यक्ति के अंतर्मन का सूक्ष्म विश्लेषण है। परंपरा संग्रह की कहानियों में मध्य वर्ग के सामाजिक पक्ष का चित्रण है। पुलिस की सीटी जैसी कहानियों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को विषय बनाया गया है। पुलिस की सीढ़ी जैसी कहानियों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को विषय बनाया गया है। क्रांति के समर्थन में लिखी गई कहानियों में हारेती, अकलंक, द्रोही, बेपतगा, मिलन, छाया, एक घंटे में, कैसांड्रा का अभिशाप, दरोगा हमीचंद, पैगोडा वृक्ष आदि कहानियां भी महत्वपूर्ण हैं। अकलंक, द्रोही, बेपतगा, मिलन, छाया, एक घंटे में, कैसांड्रा का अभिशाप, दरोगा हमीचंद, पैगोडा वृक्ष आदि कहानियां भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें बड़े आवेगपूर्ण ढंग से क्रांति के लिए मर मिटने वाले लोगों को अंकित किया गया है। अपने रोमानी रुझान के कारण यज्ञ का मन सबसे अधिक स्त्री और प्रेम संबंधों के अंकन में रमता है। इस दृष्टि से अमर वल्लरी और हरिसिंगार कहानियां उल्लेखनीय है। यज्ञ की कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनमें मानवीय और प्रगतिशील तत्वों के स्वीकार का आग्रह देखा जा सकता है। इस संदर्भ में जिजीविसा और चिड़ियाघर जैसी कहानियां महत्वपूर्ण हैं। यज्ञ की शुरुआती दौर की कहानियां स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति से लैस हैं, किंतु गैंग्रीन और पठार का धीरज आदि कहानियां रोमांस से मुक्त नए यथार्थ पर आधारित हैं। रोज
बाद में यह कहानी गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई। कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। गैंग्रीन इनकी सर्वाधिक चर्चित कहानी मानी जाती है। इसमें मालती के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की एक रास्ता और ऊँट का चित्रण। रोज या गैंग्रीन निम्न मध्यवर्गीय जीवन को दहला देने वाली तस्वीर है। इस वर्ग के दाम्पत्य जीवन के नीरस बोझे सारहीन जीवन को अंकित करने में गेक को अद्भुत सफलता मिली है। यह कथन डॉक्टर गोपाल राय का है कि रोज निम्न मध्य वर्गीय जीवन को दहला देने वाली तस्वीर है। इस वर्ग के दाम्पत्य जीवन के नीरस बोझे सारहीन जीवन को अंकित करने में अज्ञे को अद्भुत सफलता मिली है। नागार्जुन मूलतः प्रगतिवादी कवि हैं। काव्य रचना के साथ साथ उन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित कहानियों में असमर्थ दाता, भूख मर गई थी, विषम ज्वार, कायापलट, हीरक जयंती आदि प्रमुख कहानियां हैं। उपेंद्र नाथ अश्क प्रारंभ में उर्दू में कहानियां लिखते थे। बाद में हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। अपने शुरू के जीवन में प्रेमचंद को पढ़ा, इनसे प्रभाव ग्रहण किया। प्रसाद को मैंने तब पढ़ा जब प्रेमचंद का प्रभाव कहीं गहरे बैठ गया था। इन्होंने प्राय सामाजिक कुरूपताओं और कुरीतियों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किए। साथ ही पलंग, बेबसी, जाग, ठहराव जैसी व्यक्तिगत कुंठाओं की कहानियां भी लिखी। पलंग, बेबसी, जाग तथा ठहराव जैसी व्यक्तिगत कुंठाओं की कहानियां भी लिखी। जिंदगी के अनेक प्रश्नों को व्यक्त करते हुए प्रगतिशील जीवन धारा के समर्थक हैं। रामचंद्र तिवारी का यह कथन है कि जिंदगी के अनेक प्रश्नों को व्यक्त करते हुए भी प्रगतिशील जीवन धारा के समर्थक हैं। विष्णु प्रभाकर ने अपनी कहानियों में सामाजिक समस्याओं तथा हरसंभव मानव पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। राघव की कहानियों के दो पक्ष हैं। यथार्थवादी सामाजिक विचारधारा और स्त्री पुरुष संबंधों का नए दृष्टिकोण से विश्लेषण। राघव की कहानियों के दो पक्ष हैं। यथार्थवादी सामाजिक विचारधारा और स्त्री पुरुष संबंधों का नए दृष्टिकोण से विश्लेषण। बंगाल का अकाल, देश विभाजन, सांप्रदायिक विद्वेष, मजदूरों की देशव्यापी हड़तालें, गोलीकांड, बेरोजगारी, भुखमरी, इन सारी चीजों को मिलाकर ही उनकी कहानियों का संसार बना है। उनकी अधिकांश कहानियों में समाज के हाशिए पर स्थित कमजोर और उपेक्षित लोगों का अंकन हुआ है। शिवदान सिंह चौहान के अनुसार गदल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था कि इस तरह की कहानी है। ये राजस्थानी प्रवेश की प्रेम कहानी है। शिवदान सिंह चौहान के अनुसार गदल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था कि इस तरह की कहानी है। यह राजस्थानी प्रवेश की प्रेम कहानी है। नई कहानी आंदोलन से पूर्व महिला कहानीकारों की स्थिति। हिंदी कहानी के एकदम आरंभिक दौर में ही उसे बंग महिला श्रीमती राजेंद्र बाला घोष जैसी लेखिका मिली। लेकिन इसके बाद एक लंबा अंतराल दिखाई देता है। सुभद्रा कुमारी चौहान और मोमबत्ती
और ओमवती देवी ने नारी जीवन और देश में घटित घटनाओं को केंद्र में रखकर कहानियां लिखी। अवश्य, लेकिन कहानी की मुख्य धारा में उनका कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं रहा। चंद्रकिरण स्वयंप्रेक्षा ने मध्यवर्गीय समाज की अंतरंग झांकी समाज की अंतरंग झांकी प्रस्तुत करने के बाद ही नारी मनोविज्ञान की सूक्ष्म और कलापूर्ण अभिव्यंजना की दृष्टि से सूक्ष्म और कलापूर्ण अभिव्यंजना की दृष्टि से इस दौर में अनेक उल्लेखनीय कहानियां लिखी हैं। उनकी कहानियों में रचना वस्तु का विस्तार उनकी एक उल्लेखनीय विशेषता है। उनकी कहानियां दलित और सरबराह की पक्षधर हैं, जिनमें पक्षधरता का उत्साह कहीं भी कलात्मक विचलन का कारण बनकर नहीं आता। आदमकूर संग्रह की अधिकतर कहानियों में वे सामाजिक संरचना के संदर्भ में मनुष्य, पुरुष और स्त्री की स्थिति को परिभाषित करना चाहती है। संदर्भ: मधुरेश कृत हिंदी कहानी का विकास से सावार उद्धृत है।